क्वेश्चन होता है बच्चों का हमेशा कि सर जो पीएचडी का टॉपिक है वो कैसे सिलेक्ट करें। हम लोग जेआरएफ अड्डा पे पीएचडी का भी गाइडेंस प्रोग्राम करा रहे हैं और जो यूजीसी नेट के बच्चे होते हैं उनको फ्री में हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं। तो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन ये हर सेशन में हम लोगों से पूछा जाता है कि हम पीएचडी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर पीएचडी का टॉपिक अच्छे से सिलेक्ट हो गया तो हाफ ऑफ द पीएचडी इज कंप्लीटेड। तो सर आप कॉम्पिटेंट पर्सन हो, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पीएचडी अपने अंडर में कराई है, तो आप सर बताइए कि किस तरीके से बच्चे सिलेक्ट करें ताकि उनका इजीली पीएचडी हो सके। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि पीएचडी करने वाले विद्यार्थी, यहाँ तक कि एलएलएम के डिसर्टेशन के विद्यार्थी, एमफिल के विद्यार्थी जो लॉ में नहीं है, उनके लिए भी मैं कहूंगा उनको एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। चाहे वो किसी एरिया में, सोशियोलॉजी में हो, वो साइंस में हो, सबके लिए फॉर्मूला मेरी दृष्टि में लागू है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको डेवलप किया है फॉर्मूले को, उसको मैं कहता हूं अक्सर पुरी, PURI, पुरी। तो इसके हम आखिरी लेटर से शुरू करते हैं। I stands for interest, R stands for relevant, E stands for U stands for unexplored, and P stands for pressing। I का मतलब है कि टाइटल या टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे इंटरेस्ट का हो। किसी और के इंटरेस्ट का अगर होगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, आप उसमें अपना दिल नहीं लगाएंगे। तो अगर आपका क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है तो आप, कोई कह दिया कंस्टिट्यूशनल लॉ बहुत अच्छा है, उस पर मत जाइए। आईपीआर किसी ने कहा बहुत अच्छा है, उस पर मत जाइए। आप क्रिमिनल लॉ में टॉपिक सुनिए, चुनिए। बहुत है टॉपिक, 50 टॉपिक भरे पड़े हैं जो जिसपे की पीएचडी की जा सकती है। दूसरा हो गया रिलेवेंट। अब हमने एक टॉपिक चुन लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मुझे बहुत प्यारा लगता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कर ले लिया और उसमें हमें लगा कि अब हम क्या करें। हम तो हमने एक टॉपिक ले लिया कि इंडिया को क्या वापस यूनिटरी सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यूनिटरी कर देना चाहिए फेडरल की बजाय। अब ये टॉपिक कोई रिसर्च कर सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया को अब यूनिटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात ने अपनी रिलेवेंस खो दी है। ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रहा था, वो या उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, मैं कहूंगा इमरजेंसी के समय तक, उसके बाद तक शायद ये रिलेवेंस रहा हो। अब हम 75 साल हो गए, फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, आप तो बदल भी नहीं सकते। तो इसलिए आपका टॉपिक का रिलेवेंस भी होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिए। तीसरा हो गया कि अनएक्सप्लोर्ड या अंडर एक्सप्लोर्ड। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम टॉपिक ले लेते हैं अपने इंटरेस्ट का, वो रिलेवेंट भी है और उस पर करना शुरू कर दिया और पता चला कि उस पर तो बहुत सारा काम पहले ही हो चुका है। तो आपका टाइटल, आपका टॉपिक, आपकी पीएचडी तो ठीक है आगे बढ़ेगी, लेकिन वो टॉपिक बहुत याद नहीं की जाएगी। या कई बार ऐसा होगा कि आप एक जगह जाएंगे और बोलेंगे लोग कि अरे ये तो ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, और यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो आपको देखना है कि क्या आपका टाइटल जो है अनएक्सप्लोर्ड है कि नहीं, या कम से कम अंडर एक्सप्लोर्ड है कि नहीं। आई विल जस्ट गिव यू एक स्मॉल इलस्ट्रेशन कि अभी जो है ये आया हुआ है, नए लॉज आए हुए हैं, क्रिमिनल लॉ के नए नए लॉ। अब उनका इंप्लीमेंटेशन 1 साल में, 2 साल में इनका इंप्लीमेंटेशन किस दिशा में हो रहा है, अगर कोई इसको चेक करना चाहे तो बिल्कुल नई चीज मिलेगी, बिल्कुल नई चीज मिलेगी। प्राइवेसी का मैं एग्जांपल देता हूं। प्राइवेसी पे काफी काम हुआ है 17 के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं जजमेंट को आए हुए। लिमिटेशन और प्राइवेसी, रिस्ट्रिक्शन और प्राइवेसी पे कम काम हुए हैं। तो ये ऐसे टॉपिक ले सकते हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है, अंडर एक्सप्लोर्ड टॉपिक है। और चौथा है वो है प्रेसिंग। प्रेसिंग कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कई टॉपिक ऐसे हो जो अनएक्सप्लोर्ड हो क्रिमिनल लॉ में भी, लेकिन उनमें भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सी सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपके पास 2-3 टॉपिक है, आप देख लीजिए कि कौन सी टॉपिक हमें जो है ऐसी है जो जनता के लिए और सरकार जिसको लेकर ज्यादा चिंतित है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कैपिटल पनिशमेंट की वायबिलिटी उसके डिटरेंस पे करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, करिए, डिटरेंस पे काम नहीं हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में टॉपिक आता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे हम जो है, जो डिले है, इस डिले को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, कैसे लोगों का हैरासमेंट को कम कर सकते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है वो आम आदमी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कैपिटल पनिशमेंट भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सर्व नहीं करेगा। तो आप ऐसे टॉपिक लीजिए जो प्रेसिंग इश्यू हो, प्रेसिंग नीड हो जिसकी। तो यही PURI का फॉर्मूला मैं बताता हूं, जो शायद हर विषय, ना केवल लॉ,
बल्कि हर के लिए ये यूजफुल हो सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे से सर आपने सिंप्लीफाई किया। आई होप बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये टॉपिक, और ये जो आपने बताया जो सिंप्लीफाई तरीके से, और मैं भी अपने आने वाले समय में पीएचडी में एनरोल्ड होऊंगा तो मैं भी पक्का मैं भी इसको यूज करूंगा। मैंने भी लिख लिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड सर आप एक अगला क्वेश्चन पूछेंगे अब आपसे कि सर बच्चों ने, जैसे किसी बच्चे ने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, तो अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद सर उसे किस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना चाहिए कि उसको पीएचडी के लिए जाना चाहिए? मैं कहूंगा कि उसको पहला काम उसका होना चाहिए पीएचडी का एनरोलमेंट। अच्छा। उसका कारण यह है कि पीएचडी लगभग अनिवार्य हो गई है, और अगर अनिवार्य मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी है किसी परिस्थिति में, तो जो प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग में जो लोग पीएचडी किए हैं उनको यूजीसी के नियम के अनुसार 30 नंबर ज्यादा मिल जा रहा है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग में आप बहुत तेज हैं, काफी अच्छे नंबर हैं आपके, आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग में आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे तो इंटरव्यू की जब कहाँ कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपका एकेडमिक में जाने का जरा भी मन है तो पहला काम आपको करना चाहिए कि आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होना चाहिए। पीएचडी में एनरोलमेंट के साथ साथ आप फॉर्म भरते रहिए, लेकिन आप जो है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते रहें तो वो जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो एक मतलब सही दिशा नहीं होगी। आप पीएचडी करें और पीएचडी के बाद या पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर टाइमली आपका हो जाता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या है कि शायद ही ऐसी स्थिति होगी कि सरकारी यहाँ तक कि गैर सरकारी स्तर पर भी बिना पीएचडी के लोगों को ले रहे हैं। एनआईआरएफ की रैंकिंग के कारण भी लोगों को पीएचडी को जरूरत होगी कि पीएचडी वालों को लेने से ज्यादा अच्छी रैंकिंग बनती है, इसलिए शायद उनको पीएचडी करना अच्छा रहेगा। और सर बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यूजीसी नेट की सर हमने तैयारी तो कर ली, क्वालिफाई कर लिया, क्या हमारी जॉब लगेगी? और जो बच्चे आने वाले होते हैं सर यूजीसी नेट तो केवल एग्जामिनेशन है, क्या क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब लगेगी? तो मैंने बच्चों से भी अभी हम लोगों का एक कन्वर्सेशन हुआ जिसमें हम लोग के बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें मैंने बात बताई बच्चों को कि देखिए अगर आप के पास मिनिमम खाली एक एलिजिबिलिटी है, इसके बाद आपको और अपने में ऐड ऑन करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कॉलेजेस में जाकर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वहां पर काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करेंगे, सीवी बिल्ड करेंगे, तो जरूर से जरूर एक अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है। और जब तक आपको बहुत अच्छी नहीं मिल रही है तो अपने आप लोकल कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरे समझना है कि आपके सवाल में आपने अपना जवाब भी दे दिया है, और मैं भी इससे अलग बहुत जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो यूजीसी का नेट कर लिया तो हर विषय में हम करते हैं, पर लॉ में अभी भी स्थिति ये है कि वैकेंसीज आती हैं और कई जगह अच्छी वैकेंसीज आ रही है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे दूसरा क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो। तो लॉ में अभी भी टीचर्स की जरूरत है क्योंकि नए कॉलेजेस वो इवॉल्व हो रहे हैं, उनको अच्छे टीचर्स चाहिए। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकारी क्षेत्र में ही जॉब मिल जाएगी, और ना ही किसी को सोचना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में ही जॉब मिलेगी हमें। 1% जॉब सरकारी, इसलिए इस पर सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने नेट कर लिया है, जेआरएफ कर लिया है और आपके पास पीएचडी अच्छी है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये जरूर कहूंगा कि इसके साथ साथ आपको अपने पेपर्स भी लिखने चाहिए। पेपर्स लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस विषय पे पीएचडी कर रहे हैं आप उस विषय पे डूब करके ऐसा काम करिए कि उस पे से आप पेपर निकाल लीजिए, और वो पेपर अच्छे जर्नल में, विशेष करके यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में, अगर संभव हो तो स्कोपस जर्नल में उसको पब्लिश करें। तो इससे जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो आपके बारे में एक अलग ही छवि बनती है, और आपके मार्क्स भी जो है एपीआई में मार्क्स भी आपके बनते हैं। एपीआई का मतलब हो गया एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यूजीसी ने बनाया, उसमें भी आपके 2-2 नंबर बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम रूप में। और कम से कम आपके पास 5 पेपर होने चाहिए क्योंकि 10 नंबर जरूर मिलते हैं आप जब जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये जॉब जो है इस तरह मिलती है। कुछ जगहों पर आप पार्ट टाइम भी पढ़ा सकते हैं, तो जैसे कि आप सैटरडे संडे केवल चले गए पढ़ाने के लिए। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्ट टाइम भी पढ़ाने के लिए वो ऑफर करती है कि आप पार्ट टाइम पढ़ाइए। आने वाले दिनों में जब भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के बाहरी विश्वविद्यालय के कैंपस पढ़ेंगे
तो और भी ज्यादा अच्छे अध्यापकों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं कहूंगा कि जो है आसान तो नहीं है, लेकिन इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज लगातार आती रहेंगी और लॉ के में जो कैरियर है वो एक और जगह की तुलना में ज्यादा बेटर कैरियर है। सर बच्चों का कभी कभी क्या होता है, बहुत बार देखा, फर्स्ट टाइम में यूजीसी नेट नहीं निकलता है तो वो सर बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं सर। उनको लगता है कि सर क्या लाइफ में कुछ बचा नहीं है। और मुझे सर लगता है, जो मैंने मैंने सर मैंने जुडिशरी के लिए मैंने भी ट्राई किया था। मेरे पहला मन वो था, लेकिन सर दिल्ली में था, तैयारी करी, लेकिन सर हेल्थ इश्यूज के कारण कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर यूजीसी नेट आया सर, पहले अटेम्प्ट पे निकल गया और कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, उसके साथ ये भी चीजें चल रही। तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं कैटर करना चाहता हूँ सर। मेरा कोर्स का ये प्लान है कि मैं ऐसा कोर्स बनाऊं यूजीसी नेट का कि बच्चा आए, अगर वो सिंसियर है तो उसको मेरे कोर्स से सब चीजें मिल जाए, मैक्सिमम, सब तो मैं तब भी नहीं कह सकता हूँ। और जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जो फर्स्ट कैडर से नहीं आ रहे हैं, नॉन एनएलयू से आ रहे हैं, उनको मैं एक ऐसा एग्जॉस्टिव कोर्स देना चाहता हूँ कि सर कि उनको तैयारी का मौका मिले, तो सर वो तैयारी कर ले और निकल जाए उनका एग्जाम। और उसी में सर बच्चों का तब भी सर कभी कभी होता है कि फर्स्ट में नहीं निकल रहा है, तो सबको क्या मोटिवेशन देंगे सर आप, कि क्या वो ऐसा मतलब कुछ मोटिवेशन टाइप का बच्चों को मिल जाए तो आप बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप जैसे जो जुडिशरी या नौकरी की तैयारी करते हैं और नेट की तैयारी करते हैं, उसमें एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यह है कि जुडिशरी में या किसी सर्विस की तैयारी जब करते हैं आप, तो उसमें पोस्ट लिमिटेड होती है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, 10 पोस्ट है तो 11 लोग को नहीं लेंगे। नेट में यह बात नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं। एक खास नंबर को आप क्रॉस कर गए तो आप फिर नेट कर सकते हैं। जेआरएफ में लिमिटेशन हो सकती है, पर नेट में वो लिमिटेशन नहीं है। वो आप एक नंबर को, तो आपको एक नंबर क्रॉस करना है, तो वो नंबर आपको क्रॉस करने के लिए जो है, इसलिए आपको दिमाग में ही नहीं लगना है कि 10 ही लोगों का लेना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए चांसेस बेटर है। जो लोग पहली बार में नहीं होते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया, वो अपने नंबर देख ले, किस विषय में नंबर कम हो रहे हैं, वहां पे वो जाकर फोकस करें कि वो नंबर हमारे फर्स्ट पेपर में कम हुए हैं कि सेकंड पेपर में कम हुए हैं। सेकंड पेपर में वो ये भी देख सकते हैं कि जो कौन सा एरिया है हमारा जो कि कमजोर है, उसको भी वो मजबूत करें। क्योंकि आपको ये नहीं मानना चाहिए कि मतलब कि इस बार जो हिस्सा सही हुआ है आपका, अगली बार हो सकता है ज्यादा टफ हो जाए। तो आप सब पे बराबर ध्यान दें। और जैसा मैंने कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेट के लॉ के पेपर में एक छोटा सा हिस्सा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लॉ बहुत बड़ा है, अब उसमें सारी धाराएं तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस धारा में क्या है, कभी कभी कुछ हमारे जो मित्र हैं वो बताते हैं कि किस धारा में क्या बात कही गई, यही पूछते हैं, बहुत डीप में नहीं जाते हैं। तो इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एक दो क्वेश्चन भी आप बेटर कर लेते हैं, तो आपके आगे आने वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने 3 तरीका जो शुरू में बताया था, उसको फॉलो करने से शायद आपको पहली बार अगर सफलता नहीं मिली है, दूसरी बार सफलता जरूर मिलेगी। एक बात, और आखिरी बात ये कहूंगा, वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार में सफल नहीं हुए हैं। तो अगर आप पहली बार में सफल होते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सफल होते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो दूसरी बार में, तीसरी बार में सफल होती है। और हमें कभी भी अपना होप नहीं खोना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे में कमी, कमी आप में नहीं है। आपके प्रयास तो ठीक है, वो कुछ उस तरह की कहते हैं ना कि उस तरह की जो है डेस्टिनी आपको उस समय थोड़ा और टेस्ट ले रही है आपके, और आपको उस टेस्ट में सफल होना है। भगवान जो टेस्ट ले रहा है उसमें सफल होना है, घबराना नहीं है। तो सफलता तो मिलेगी, और सफलता सबको मिलती है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है। बस थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन आपसे सर पूछेंगे कि सर आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, लोग बहुत ही, उसके तो काउंटिंग भी नहीं कर सकते हम लोग। आपने ऑफलाइन भी पढ़ाते रहते हैं, आप ऑनलाइन भी, मैं भी एक बार आपसे मिलने आया था, आपने मुझे ऑनलाइन के लिए कहा था कि बनाइए, और मैंने बनाया भी चीजें। तो सर आपसे ये पूछेंगे सर, लॉ स्टूडेंट्स में कमी क्या आपने देखी है, कि बच्चे क्या कमी कर रहे हैं कि उनमें उतना वो एज नहीं मिल पा रहा, कि क्या सर एक से दो कमियां बताना चाहेंगे कि बच्चे अगर उन कमियों को दूर कर लें तो he will be very good assistant professor, or can good in do anything in academics or anything else in the field of law. जी जी, बिल्कुल सही। मैं कहूंगा कि कुछ कमियों की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो ये है कि
हमें जो स्टडी है, हमारी स्टडी ये तीनों तरह की होनी चाहिए। मैंने पहले बताया आपको, कोई ये ना सोचे कि क्रैमिंग वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्रैमिंग के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं, उसका एक अपना उद्देश्य है। और थोड़े ही क्वेश्चन आते हैं तो कुछ तो क्रैम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। केस का नाम याद करना पड़ेगा, कभी कभी कुछ जजेस का नाम याद करना पड़ेगा, कभी कभी केस का ईयर याद करना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, फिर आप एलिमेंट को ठीक से याद करें, इलस्ट्रेशन को ठीक से याद करें। मैं समझता हूँ कि एक कमी तो ये है कि शायद हम रिवीजन वर्क रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। पढ़ लिया हमने और रिवीजन वर्क नहीं किया। रिवीजन थोड़ा बोरिंग काम है, आदमी नई चीज पढ़ना चाहता है और पुरानी चीज छूटती चली जाती है। मेरा कहना है कि हर रोज शायद हमें रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए, क्योंकि मेरा समझना है कि किसी एक विषय में आप काम करते हैं ना, वो किसी दूसरे विषय में हेल्प करती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फ्रॉड किया है, क्रिमिनल लॉ में भी फ्रॉड पढ़ते हैं हम। एलिमेंट ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट एलिमेंट बराबर है, ठीक है। और जो है तो आप एक जगह पढ़ते हैं तो दूसरी जगह वो काम आता है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि डिफेमेशन को ले लीजिए, टॉर्ट में भी है, क्राइम में भी है। एक जगह पढ़ने दूसरी जगह काम आता है, तो वो जो है हमें जो है रिवीजन करना चाहिए। दूसरा, कंपेयर करने से कई बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया जिस तरह से कि जैसे कि फ्रॉड ही ले लीजिए। फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे अलग है, क्रिमिनल लॉ में कैसे अलग है। अगर इस अंतर को हम समझेंगे, डिफेमेशन वहां कैसे अलग है और यहाँ कैसे अलग है, इसको अंतर समझेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट में कैसे अलग है और क्रिमिनल लॉ में कैसे अलग है, इसको समझेंगे, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देती है। उससे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जो क्वेश्चन है, जो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और जो आपके माइंड का टेस्ट करते हैं, क्रैमिंग का टेस्ट नहीं करते हैं, आपके एनालिटिकल स्किल का टेस्ट करते हैं, तो उस तरह के सवालों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कमी हमारी है। एक रिवीजन, दूसरा कंपैरिजन करके हमें पढ़ना, और तीसरा थोड़ा डिस्कशन करना। ये डिस्कशन का काम हम कम करते हैं। हमने कुछ पढ़ लिया, पढ़ के उसको अपने अपने दोस्त के साथ बताया, और जब डिस्कस करते हैं, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, आप जानते हो कि जब हम टीचिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको क्लियर होती है, क्लैरिटी आती है, और जाके बाद में देखते हैं और सोचते हैं अरे हाँ ये तो ध्यान नहीं दिया कभी। तो ये जरूर दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ये तीन चीज हम करें। जो पीएचडी स्कॉलर है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मैं कहूंगा कि उनसे जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वो गड़बड़ी ये हो रही है कि रिसर्च मेथोलॉजी को ठीक करने की जरूरत है। सोर्सेस हम क्या ले रहे हैं, जो सोर्सेस पे हम विश्वास कर रहे हैं वो ओरिजिनल सोर्स है या वो ओरिजिनल सोर्स नहीं है। कई बार हम ओरिजिनल सोर्स नहीं जाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने, अखबार में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बात कही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर को या जो रिसर्च स्कॉलर, उसको जाके वो जजमेंट, ओरिजिनल जजमेंट देखना है, पढ़ना है, उसके पैराग्राफ को खुद ढूंढना है कि क्या है वो। तो ये ओरिजिनल जो जजमेंट है, ओरिजिनल जो लॉ है, उसको जाकर देखने का काम भी कई बार मैं देखता हूँ कि जो अध्यापक है, रिसर्चर है, वो उसको मिस कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि पीएचडी में ये बात आपने लिखी है, आपने लिखा है कि इस लॉ में ये बात कही गई है और उसके नीचे कोटेशन में आपने एक आर्टिकल दिया है, तो क्या आपने ओरिजिनल लॉ भी देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमने लॉ तो नहीं देखा। मैं कहता हूँ लॉ देखिए, क्योंकि लॉ हो सकता है उसमें बदल गया हो, लॉ में हो सकता है कोई और बात कही गई हो। तो ये बात जरूर कहूंगा कि ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाना चाहिए। धन्यवाद। तो एट लास्ट बस मैं आपसे यही कहूंगा कि सर आप क्या हमारे नए असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस जर्नी के बाद बनने जा रहे हैं या जिन्होंने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे आप इस टर्म में, तो उनको क्या सर आप लास्ट वर्ड बोलेंगे कि सर वो उनकी लाइफ बदले, या क्या आप लास्ट में बोलना चाहेंगे बच्चों को? पहला तो मैं कहूंगा कि आपका कमिटमेंट तो होना ही चाहिए अपने एम के प्रति, लेकिन आ, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यही और यही करना है और इसके अलावा कोई दूसरी चीज हम नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्लान बी हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, छोटा सा प्लान बी रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि क्या होता है कि आ, हम जो अपना कैरियर बनाते हैं उसमें बड़ा हिस्सा तो होता है, 90% तो हमारी मेहनत होती है, 10% जो है वो भाग्य होता है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा हो। आप जज बनना चाहते हैं, इस जज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, टीचिंग आपके लिए सोची गई हो। आप टीचर बनना चाहते हैं और ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है।
तो इसलिए एक तो हमको ध्यान रखना है कि यदि मैं टीचर नहीं बन पाया तो क्या मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है? बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, और उन एक आध ऑप्शंस को हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्लान बी मे बी अ बेटर प्लान फॉर यू। तो एक तो इतना ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी कमियों को लगातार जो है देखते रहना है, और दूसरे को नहीं देखना है कि दूसरा इस कारण से हो गया, उसके जो वो कभी हम कहते हैं कि वो तो रिजर्वेशन के कारण हो गया, कभी कहते हैं हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर में इस आदमी का इसलिए हो गया कि उसके कनेक्शंस थे। हमें लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है 5 संस्थाओं का मैं बता रहा हूँ, और इस बातों का महत्व बहुत ही कम है। आप अपना अपना काम अच्छा करें, आपका पीएचडी वर्क अच्छा हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपका पब्लिकेशन अच्छा हो, आपकी टीचिंग अच्छी हो, आपका रिसर्च अच्छा हो, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है जो आप चाहते हो एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिले, लेकिन आपको वो चीज जरूर जरूर कहीं ना कहीं आपको ले जाएगी। हो सकता है आप चाहते हो कि हम बिहार में सिलेक्शन हो जाए, होता है यूपी में सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है आप चाहते हो कि हमारा मध्य प्रदेश सिलेक्शन हो जाए, आपका उत्तराखंड में सिलेक्शन हो जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में हो, नंबर वन। नंबर टू, कि अपने आप में विश्वास रखना कि हम कर सकते हैं। नंबर थ्री, धैर्य हमारे पास हो। नंबर फोर, कि यदि कुछ कमी हुई है तो कमी को लगातार इंप्रूव करते रहे। और नंबर फाइव, इधर उधर के जो नेगेटिव बातें आती हैं उनको बहुत ध्यान ना देकर अपना काम, अपना जो वो आधार है उसको हम ठोस बनाएं। धन्यवाद। सर बिल्कुल, मैंने भी जब से सर टीचिंग ज्वाइन करी तो मैंने दो चीज मैंने एक देखी, एक डेस्टिनी और एक सर किसी का कॉपी ना करो। आपको जो हो, आपके अंदर कुछ खासियत होती है, आप कभी किसी को कॉपी ना करो, और भगवान ने आपके लिए एक प्लान बना रखा है, बस अगर आपने वो प्लान स्टिक कर लिया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इसी पॉलिसी के साथ मैं भी चल रहा हूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे आज चैनल पे आकर बच्चों को गाइड करने के लिए। सर दे आर, मतलब जब ये वीडियो आएगा दे विल बी वेरी हैप्पी। एंड थैंक यू सर, आपने जो वर्ड्स दिए और सारी वर्ड्स, सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी अनेक मंगल कामनाएं।